learners, today our topic, as you can clearly see, we are going to analyze SEBA 2021 important question for mathematics, and what we will be covering today is chapters covered 11 up to 15. सो 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक आज हम यहाँ पे कवर करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग ये एनालाइज भी करेंगे कि कहाँ से कितना मार्क्स का आएगा, जो कि आप लोग को पता होगा शायद से। तो चैप्टर नंबर 11 में से हमें टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन होगा सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा हमें 4 मार्क्स का, जो कि है ये कॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा, बाद में हम इसको डिटेल में करेंगे एक एक करके। जो प्रोबेबल क्वेश्चन होगा उसी को हम सॉल्व करेंगे और एग्जाम के लिए उसे प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है ये टॉपिक। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में से इस बार हमें 6 मार्क्स का प्रोबेबल क्वेश्चंस दिया हुआ है हम लोग का न्यू पैटर्न में। तो यहाँ पे चैप्टर 12 में समटाइम 4 and 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एक, कभी कभी 5 मार्क्स का एक और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो टोटल 6 मार्क्स विल बी कवर्ड इन चैप्टर 12। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें से भी आएगा हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, 5 मार्क्स का एक अगर आया तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और ये 1 मार्क्स का वाला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू है। विल प्रिपेयर अनदर वीडियो ऑन एमसीक्यू, नहीं तो 4 मार्क्स और 2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आएगा। सिमिलर चैप्टर 14 है हम लोग का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ से हमें टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम पे, और यहाँ से कितना मार्क्स का आएगा, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, ये एमसीक्यू होगा, या फिर इसमें से डेफिनेशन भी पूछा जाएगा, बट इट विल कैरी 1 मार्क एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हो गया हम लोग के लिए। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इससे, एंड इट इज 100% श्योर दैट वी विल हैव 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 14। ओके, इट इज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और ये हो गया चैप्टर नंबर 15, और ये है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, और इसमें से हमें टोटल 5 मार्क्स दिया गया हुआ है। ओके, ये न्यू पैटर्न रिवाइज सिलेबस में 5 मार्क्स इसका एंट्री मिला हुआ है, ये न्यू पैटर्न के हिसाब से है। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क का 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने दिया जाएगा, और ये वही 1 मार्क का डेफिनेशन पूछा जाएगा यहाँ से, या फिर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पैटर्न, जो कि अभी हम लोग कवर अप करेंगे हम लोग का वीडियो पे, चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक। ओके, विल डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी, जिसमें से हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा, और इसको हम लोग देखेंगे कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, और उसे हम सोल्व भी करके यहाँ पे आज ये वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कोई भी इवेंट का अगर हमें प्रोबेबिलिटी लेना होगा तो उसका लिए फॉर्मूला क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज number of favorable outcome divided by total possible outcome। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में हम लोग क्या चीज को लेंगे, वो चीज जो हमें क्वेश्चन पे पूछा गया है, आस्क्ड इन क्वेश्चन। और ये टोटल पॉसिबल आउटकम में क्या होगा, वो पूरा इवेंट में, पूरा एक्सपेरिमेंट में टोटल कितना था। ठीक है, वो टोटल वैल्यूज को हम लोग टोटल पॉसिबल आउटकम में लेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोग को बता दूंगा, जो 1 मार्क का क्वेश्चन पे आएगा एग्जाम पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट किसको बोलेंगे, वो सब इवेंट जो हमें पता होगा कि ये होगा ही होगा, इट इज 100% श्योर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हॉलीडे ऑन संडे। ठीक है, ये संडे हॉलीडे होता है, ये श्योर इवेंट हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। सिमिलरली हैविंग 12 मंथ इन ए ईयर, ठीक है, ये भी 100% श्योर इवेंट है, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसे आपको जस्ट याद रखना है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, तो आंसर हो गया इसका 1। ऐसा ही करके नंबर 2 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल बोलने से क्या है, जो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर होगा 0, ये होगा ही नहीं। कोई भी सिचुएशन जिसमें लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है,
से गेटिंग अदर देन हेड एंड टेल, जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो ऐसा प्रोबेबिलिटी गेटिंग अदर देन हेड एंड टेल ये होगा ही नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल, ये इसका चांसेस कुछ नहीं है, तो ये हो गया आंसर हमारा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अब यहाँ पे और एक चीज याद रखना है, सम ऑफ ऑल इवेंट इन प्रोबेबिलिटी इज 1। अगर हम पूरा टोटल इवेंट का प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें आंसर टोटल निकल के आएगा 1 आएगा। तो इसी में से और एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम पे, सपोज पी ऑफ ई, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू से सपोज 0.1 है तो पी ऑफ नॉट ई कितना होगा, नॉट ई मतलब ये ई नहीं होगा, इसको छोड़ के बाकी कुछ भी, तो इसके लिए आंसर क्या कैसे निकलेगा, 1 माइनस पी ऑफ ई। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग को याद रखना है, ये भी एग्जाम पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नहीं होने का चांसेस क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ई। देखो ये 1 से क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि सम ऑफ द इवेंट इन ए प्रोबेबिलिटी इज 1, इससे बड़ा नहीं होता है कभी भी प्रोबेबिलिटी। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा। कोई भी चीज का अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। कभी कभी आंसर से सपोज 15% दे दिया, ठीक है, ये भी ये 0 से 1 के बीच में ही है, क्यों, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाय 100 मुझे करना होगा परसेंटेज का मतलब, तो ये 0.15 है। तो ये है हमारा एक कंसेप्ट कि जिसको याद रखने से हम क्वेश्चन पे 1 मार्क वाला क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकेंगे। 0 से लेके 1 के बीच पे आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर। तो चलिए अब हम 1 मार्क वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन से। 1 मार्क में क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be the probability of an event। ठीक है, ऐसा करके 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा 2/3 -1.5 15% 0.7। तो ऐसा करके ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये एग्जाम पे पूछेगा एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो देखो 2/3 ये 0 से लेके 1 के बीच में आता है, तो ये हो सकेगा। यहाँ पे एक माइनस दिया हुआ, ये चीज़ को मैंने बताया नहीं था जब मैंने 1 मार्क क्वेश्चन उधर बता रहा था मैंने कंसेप्ट को। तो ये बी का वैल्यू जो ये माइनस था वो हम लोग ने कंसिडर नहीं किया था, तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है, यही चीज़ नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बाकी सब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो सकता है। तो सेम चीज़, तो अगर नेगेटिव होगा तो इट कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी। और एक चीज, सपोज कि ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, अब बी के जगह पे मान लीजिए कि ये ऑप्शन नहीं है, इसके जगह पे क्या दे दिया, 7/3 दे दिया, तो अब तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव है। ठीक है, अब तो डाउट हो गया कि अब यहाँ पे क्या होगा आंसर, सब तो इस बार आंसर प्लस में है। तो मैंने क्या बताया था आप लोग को, 0 से लेके 1 के बीच में यही होता है प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट। और ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर किया 7/3, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 1 से ज्यादा आंसर निकलेगा, 2.33 ऐसा कुछ निकल के आएगा। देखिए 2 से ये 1 से ज्यादा हो गया, तो यही टिक हमें करना है 7/3। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग समझ लीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के लिए। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए स्पेड, ए फेस कार्ड। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज 15.1 का। ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 है। ये है हम लोग का सिलेक्टेड। ठीक है, ये एग्जाम के लिए 3 मार्क्स पे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिलेक्टेड फॉर एग्जाम। तो अब ये हो गया कार्ड्स के बारे में, और ये था प्लेइंग कार्ड्स। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे टोटल कार्ड कितना होगा, टोटल कार्ड होगा हमें 52। कलर होगा 2, एक होगा रेड और एक होगा ब्लैक। ठीक है, अब ये रेड कार्ड को समझते हैं क्या होगा। इसमें रेड में 2 आएगा, एक को हम बोलेंगे डायमंड और एक को हम बोलेंगे हार्ट। सिमिलरली ब्लैक में भी 2 आएगा। ठीक है, ब्लैक में एक आएगा स्पेड और एक आएगा क्लब। अब टोटल कार्ड हम लोग ने क्या लिखा था 52, तो डायमंड भी होगा 13, हार्ट भी होगा 13, स्पेड भी होगा 13 और क्लब भी होगा 13। सो टोटल 13 कार्ड ईच इन
इच शेप ऑफ ए कार्ड, ये हो गया शेप, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, और ये रेड एंड ब्लैक हो गया कलर, ठीक है। टोटल कार्ड हो गया 52। तो ये होगा हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल कार्ड जो है उसी को हमें लेना है टोटल पॉसिबल आउटकम। अब जो चीज़ पूछा जाएगा वो होगा हमारे लिए सॉल्यूशन पे फेवरेबल आउटकम। तो नंबर 1 को लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक किंग ऑफ रेड कलर, या फिर सिंपली रेड किंग बोल के भी क्वेश्चन पूछ सकेगा। तो इसे इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, ठीक है। हम क्या चीज को ले रहे हैं, हम लोग क्या चीज को कंसिडर कर रहे हैं, एक किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर में किंग कौन सा आएगा, एक वाला हर्ट वाला होगा, एक होगा डायमंड का। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना था जो मैंने पहले बताया था, 52। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर का प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइडेड बाई 52, इसे आप कैंसिल कर दीजिए 1/26। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला है। नंबर 2 वाले पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या चीज़ के बारे में पूछा है, स्पेड के बारे में, ठीक है। स्पेड के बारे में पूछा है, और ये स्पेड वाला कार्ड देखिए कितना है, स्पेड वाला कार्ड होता है 13। तो हमारा इस बार फेवरेबल आउटकम हो गया 13, और जो पॉसिबल आउटकम है वो है 52। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट पे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो देखिए ये पहला वाला को मैंने डिटेल पे लिखा है, तो आपको इसी तरह से एग्जाम पे लिखना है आंसर। एक चीज़ के लिए 1 मार्क मिलेगा आपको एग्जाम पे, एक क्वेश्चन के लिए, एक पार्ट के लिए। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 13, पॉसिबल आउटकम हो गया 52। अब फॉर्मूला जो था वो हमारा सिंपल है, फेवरेबल आउटकम बाई पॉसिबल आउटकम। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड लेंगे हम लोग। तो स्पेड हमारा कितना मिला था, हमें मिला था 13, और टोटल यहाँ पे मिला था कितना, 52। बस इसको कैंसिल कर दीजिए, 13 × 1 13 × 4, तो आंसर हमारा आ गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड का आंसर हो गया 1/4। अब नंबर 3 पे हमें क्या पूछा है, ए फेस कार्ड, हमें पूछा है फेस कार्ड। तो ये फेस कार्ड को जान लेते हैं पहले क्या होता है। किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीनों चीज को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। तो टोटल किंग कितना होता है, 4 होता है, क्वीन भी होगा 4, जैक भी होगा 4। तो इसका मतलब ये सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास में फेस कार्ड कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस बार हमारा फेवरेबल आउटकम कितना बन गया, 12 बन गया। और जो पॉसिबल आउटकम तो वो बिल्कुल 52 का 52 रहेगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 52। अब इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए, 4 × 3 12, 4 × 1 4, 4 × 3 12। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 13। तो इस तरीका से आपको कार्ड्स वाला प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ के जगह पे क्वेश्चन बदल सकता है। यहाँ पे स्पेड पूछा है तो एग्जाम पे हो सकता है आपको ए क्लब बोल के पूछ दिया, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। क्लब भी कितना होगा, 13 होगा, जस्ट आपको यहाँ पे नाम बदल देना है, रहेगा वो वही चीज़। तो जो भी चीज़ के बारे में आपको पूछा जाएगा, सिर्फ अगर बोल दिया, देखिए कभी कभी क्वेश्चन होता है कि कुछ इस तरीका से पूछ देता है कि क्वेश्चन अगर आएगा तो कार्ड वाला क्या पूछेगा। और भी हम 1-2 चांसेस देख लेते हैं एग्जाम पे क्या पूछ सकेगा। पूछ सकता है कि ए किंग ऑफ हार्ट बोल के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किंग ऑफ हार्ट, हमें बोल रहा है कि किंग लीजिए, कौन सा वाला लीजिए, हार्ट वाला। तो यहाँ पे नाम भी बताया है और हम लोग को शेप भी बता के दिया हुआ है, हमें किंग लेना है हार्ट वाला। तो अगर मैं बोलूंगा कि किंग तो 4 होते हैं, ठीक है, ये तो टोटल हो गया किंग, तो 4 होते हैं, तो कौन सा होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है, तो एक एक होता है सब। तो यहाँ पे तो क्या लिखा है, देखिए क्लियरली हार्ट वाला बोला है, तो सिंपल बात है, किंग कितना निकला हार्ट वाला, 1 निकला, तो 1 डिवाइडेड बाई 52 बन जाएगा इसका आंसर। तो कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ये चीज को अगर आप समझ गए ये वाला चीज को, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कार्ड वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं डाइस वाला। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ओड नंबर। तो ये 3 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन बदल सकता है, यहाँ पे ओड नंबर के जगह पे इवन नंबर भी दे देगा। जस्ट मैं आपको भी बता दूंगा कि ये होता क्या है, कैसे करना है। तो डाइस जो होता है, डाइस में नंबर्स क्या होंगे, आपने देखा ही होगा, वो डाइस सिंपल रहता है, 1 से लेके 6 तक वहाँ पे नंबर होते हैं टोटल।
तो पॉसिबल आउटकम क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम। इस बार होगा 6, ठीक है, 6 होगा टोटल पॉसिबल आउटकम। अभी इसी 6 में से हमें नंबर यहाँ पे लेना होगा। जैसे कि प्राइम नंबर पूछा गया है नंबर 1 पे, तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी हम लेंगे। तो यहाँ पे फिर हमें लिखना होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम इस बार हमें लेना है कौन सा वाला, प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, ठीक है। इसका मतलब जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से, इटसेल्फ n बाई 1, उसे हम बोलते हैं प्राइम। तो यहाँ पे प्राइम नंबर काउंट कर लीजिए कौन सा है, 2 3 5। तो ये है 3 जो प्राइम नंबर। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें लिखना है यहाँ पे 3, ठीक है। हमें ये 2 3 5 उसे नहीं लिखना है, ना ही उसको प्लस करना है, हमें काउंट करना है कितना है, 1 2 3 है। तो ये हम लोग ने लिख लिया 3। अब यहाँ पे होगा हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। पॉसिबल आउटकम क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो बस हमारा आंसर अब बन गया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितना बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कैंसिल होने के बाद में आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। अब नंबर बी पे देखिए क्या बोल रहा है, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, मतलब 2 और 6 का बीच में जो नंबर आएगा उसे लेना है। तो देखिए 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 2 और 6 के बीच में ये आ रहा है 3 4 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम इस बार भी 3 हो रहा है। फिर हमारा आएगा यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम। ये टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 6 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसे लिख देना है जो क्वेश्चन पे पूछा है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ठीक है। इसको जो क्वेश्चन पे पूछा है वही चीज़ को यहाँ पे आंसर में भी लिखना होगा। तो ये बन गया हमारा 1/2। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला यहाँ पे बोला है एन ओड नंबर। तो काफ़ी लोगों ने समझ गया होगा कि क्या आएगा इसमें आंसर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बन जाएगा, देखिए कौन सा नंबर लेना है, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे बोलते हैं ओड नंबर। तो कौन सा है ओड नंबर, 1 है, 3 है, 5 है। तो कितना हुआ उसे गिनती करना है हम लोग को, 3 हुआ हमारे पास, ठीक है, 3 लेना है। तो ये बन गया 3, और यहाँ पे हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, तो ये बन गया 3 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 1/2, कैंसिल होके 1/2। तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन पे जो दिया था उसका सॉल्यूशन। अब देखिए क्या क्या और भी पूछ सकता है इसी से रिलेटेड। कभी कभी पूछता है एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम पे। इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए प्राइम भी होना चाहिए, वैसा नंबर को लेना है। तो देखिए ये 6 में से आउट ऑफ दिस टोटल 6 विच वन इज इवन एंड प्राइम टुगेदर, वो है अकेला ये 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, याद रखिएगा 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो जब आंसर आप लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 6 नहीं लिखना है हमें। यहाँ पे जो आंसर लिखा है हम लोग ने क्या क्या काउंट करके लिखा है। यहाँ पे जैसे मैंने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखा था 3, यहाँ पे मैंने क्या चीज का वैल्यू को 3 लिखा था, मैंने यहाँ पे नंबर काउंट किया था, प्राइम नंबर कितना था यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा था इवन भी होना चाहिए प्राइम भी होना चाहिए, और वो कितना 2 नंबर है, वैसा 1 है, और वो नंबर कौन सा है बोलने से 2 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6 इवन प्राइम नंबर। तो ऐसे करके क्वेश्चन सोल्व करना होता है। जब डाइस वाला क्वेश्चन हो या फिर डाइस वाला नहीं देके आपको सिंपली दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है, जिसमें बोलेगा कि ए बॉक्स कंटेन नंबर मार्क फ्रॉम 1 to 30, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ओड नंबर, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये चीज को आपको, ये चीज समझ जाने से बाकी जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज कंप्लीटेड, वी हैव रिवाइज्ड दैट चैप्टर, वी हैव सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस। नाउ वी विल बी सॉल्विंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। Statistics will carry 6 marks in our final. In final exam it will carry 6 marks. और यहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि चूज द करेक्ट ऑप्शन में आएगा या फिर डेफिनेशन हो सकता है। 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो इस बार 5 मार्क वाला क्वेश्चन कौन सा आएगा, मीन वाला आएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मीन। तो इस टॉपिक से, स्टैटिस्टिक्स से हम सिर्फ ये मीन को डिस्कस करेंगे। यही है जो इस बार आएगा
इन फाइनल फॉर 5 मार्क्स। और एक क्वेश्चन होगा जो 1 मार्क कैरी करेगा, वो होगा डेफिनेशन पे। तो हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं क्या होता है। मीन क्या है, मीन एवरेज है, एवरेज को हम बोलते हैं मीन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सम टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना ऑब्जर्वेशन दिया रहता है उसे हम प्लस करके डिवाइड कर देंगे। जैसे क्या लिखते हैं, सिग्मा एन, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। ये है सिंपल डेफिनेशन फॉर मीन। तो नेक्स्ट आएगा मोड। मोड क्या चीज को बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करेगा। ओके, द ऑब्जर्वेशन दैट रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। फिर नंबर 3 पे आएगा मीडियन। मीडियन क्या है, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट आइटम व्हेन डेटास आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मीडियन सबसे बीच का वैल्यू को बोला जाता है जब हम लोग डेटा को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको पूछ सकता है एग्जाम पे, इसे आपको ध्यान देना है। इसी से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन मोड से भी पूछा जाएगा। फाइंड द मोड ऑफ बोल के, फाइंड द मोड ऑफ 1731171 सपोज 20 ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया, इसका मोड आपको निकालने बोल दिया। हो सकता है कि ये चूज करेगा आंसर ए बी ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा, नहीं तो सिंपली 1 मार्क्स का क्वेश्चन तब भी बनता है कि मोड निकालना है। मोड के लिए मैंने क्या बोला था, जो सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट करेगा, दैट ऑकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा 1, ठीक है। और ये कितना बार रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर एमसीक्यू में आएगा तो बस टिक कर देना है, ऑप्शन दिया रहेगा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एमसीक्यू में पूछेगा ये क्वेश्चन। तो मीडियन को डिफाइन करने देगा मीन से। समटाइम कभी कभी मीन से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड द मीन ऑफ बोल के, फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ से सपोज यहाँ पे नंबर भी दे सकता है, नहीं तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम पे। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, हमें मीन निकालना है। ये क्वेश्चन कैरी कर रहा है 1 मार्क, तो ज्यादा इसका लंबा चौड़ा सॉल्यूशन लिखने का जरूरत नहीं है। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एन डिवाइडेड बाय एन। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल, नेचुरल बोलने से 1 से शुरू होगा, तो ये हो गया 5 नंबर। और एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना है काउंट कर लीजिए, 5 है, तो इसको बस प्लस कर दीजिए, जितना आ जाएगा वो लिख देना है यहाँ पे। 5 + 4 9 + 3 12 14 15 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन आ जाएगा यहाँ पे 3। सो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है इन केस ऑफ एमसीक्यू या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन, यही है जो आएगा एग्जाम पे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। और मैंने क्या बोला है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस बार मीन आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको मीन का, और मीन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा मेथड ज्यादा है, तो ध्यान से देखिएगा। आप उसको पोस्ट कीजिएगा, नहीं तो मीन के लिए हम डिस्कस करेंगे। मीन समझ लेते हैं। मीन का मैंने डेफिनेशन बोल दिया, ये एवरेज है, ये एवरेज है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास में 3 मेथड है जिससे हम ग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम ये ग्रुप डाटा वाला ले रहे हैं, और ये ग्रुप डाटा का ही आएगा एग्जाम पे 5 मार्क का क्वेश्चन, ग्रुप डाटा वाला मीन। तो फर्स्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, डायरेक्ट मेथड में क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो इसे ये हो गया हमारा फॉर्मूला मीन के लिए इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड। नंबर 2 पे आएगा एज्यूम मीन, एज्यूम मीन मेथड। ये तीन मेथड होगा मीन के लिए। एज्यूम मीन मेथड विल बी मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला। यहाँ पे ए का मतलब होगा एज्यूम मीन, ठीक है, एज्यूम मीन। और ये जो एफ आई एक्स आई ऑल दिस, ये तो पहले से पता होगा हमें, एफ आई दिया रहेगा क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी। अब डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई निकालने का तरीका एक फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। ये चीज को आपको याद रखना है, एक्स आई सॉरी डी आई विल बी कैलकुलेटेड बाय एक्स आई माइनस ए। अब तीसरा और आखिरी तरीका क्या है, स्टेप डिविएशन, स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड क्या होगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये होता है इसका फॉर्मूला। ए का मतलब यहाँ पे सेम ही है, ए का मतलब वही एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन। यहाँ पे देखिए यू आई का वैल्यू कैसे करके निकालेंगे,
ये वाई का वैल्यू निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच करेंगे, और ये एच का मतलब होगा क्लास साइज। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है इसमें, तीन चीज़। तो इस बार जो क्वेश्चन होगा वो सिंपल ही आएगा। यहाँ पे कोई मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इस बार पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर मेथड से मीन कैलकुलेट करो। तो मुझे पता है कि, और मैं श्योर भी हूँ कि मीन पूछा जाएगा और हमें कोई भी मेथड से करने देगा। एग्जाम पे इस बार क्वेश्चन पे मेंशन नहीं करेगा कि ये मेथड से करो, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से मीन का एक क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, और वही चीज़ आप लोग करने से हो गया। इस बार जो क्वेश्चन होगा उसमें मेथड विल नॉट बी मेंशन, दे विल जस्ट आस्क यू टू कैलकुलेट द मीन बाय एनी मेथड। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है जो कि मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। यहाँ पे डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो देखिए यहाँ पे एप्रोप्रिएट मेथड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो जो तीन मेथड मैंने बताया था वो तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करना है। जो सबसे ईजी आपको लगे आप वही मेथड यूज़ कर कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी मेथड आप ले सकते हैं, डायरेक्ट हो, एज्यूमिन हो, या फिर स्टेप डिविएशन, कोई भी मेथड से आप ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस बार मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मीन जब हम सोल्व करेंगे तो हमें चाहिए टेबल, और हम टेबल में क्या लेंगे, जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है वो आएगा डेली वेजेस, ये है इन रुपीस, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद में हमें लिखना होगा यहाँ पे क्लास मार्क। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्लास मार्क क्वेश्चन पे नहीं देता है, और यही होता है एक्स आई का वैल्यू जो कि हमें फॉर्मूला में ज़रूरत पड़ेगा। तो ये क्लास मार्क हम निकालेंगे। फिर ये नंबर ऑफ वर्कर्स ये हो जाएगा हमारा एफ आई का वैल्यू, ये है फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ पे और एक टेबल बनेगा एफ आई इंटू एक्स आई वाला कॉलम, ये हो गया। तो ये 4 कॉलम आपको बनाना होगा इन केस जब आप मीन कर रहे हो। कौन सा मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। डेली वेजेस ये क्वेश्चन पे दिया रहेगा, तो इन केस ऑफ डेली वेजेस क्वेश्चन अगर बदल जाएगा तो दूसरा कुछ आएगा, बट द क्वेश्चन विल बी सिमिलर टू दिस। तो ऐसा ही करके आपको टेबल ड्रॉ करना होगा यहाँ पे एग्जाम पे, और ये सब कॉलम। तो आपने कौन सा वाला कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया, एक ये है एक्स आई वाला और ये एफ आई एक्स आई वाला। तो 2 कॉलम आपको क्वेश्चन पे दिया रहेगा, 2 कॉलम आपको ऐड करना है। अब देखिए डेली वेजेस जो दिया है उसी को नोट डाउन करना है। 100 से 120, 120 से लेके 140, 140 से 160, 160 से लेकर 180, 180 से लेकर 200, ये क्वेश्चन पे मिल गया। अब देखिए क्लास मार्क, ये क्लास मार्क कैसे निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने के लिए सिंपल तरीका है, एक्स आई जो क्लास मार्क है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये है हमारा फॉर्मूला। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को आप प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 100 प्लस 120 बन गया 220, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 110, 110। ये दोनों को भी प्लस कीजिए, 260 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 130। अब देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 110 से 130 बन गया, 20 इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे 20 प्लस कीजिए 150, फिर 20 प्लस कीजिए 170, फिर 20 प्लस कीजिए 190। तो ऐसे करके एक रेगुलर पैटर्न ये फॉलो करेगा इन केस ऑफ क्लास मार्क। तो पहले 2 वाला वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए, फिर देखिए कि उसमें इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, वही आप यहाँ पे प्लस करते जाइए, आपका आंसर बन जाएगा। नंबर ऑफ वर्कर्स, अब ये क्वेश्चन से देख के लिखना है। पहला वाला में 12 है, नेक्स्ट वाला पे है 14, फिर है हमारे पास 8, फिर है 6 और लास्ट में है यहाँ पे 10। तो अब ये बच गया आखिरी वाला एफ आई एक्स आई। इसको हम कैसे लेंगे, ये प्रोडक्ट है एफ आई और एक्स आई का, ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई। ये दोनों चीज को आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका आंसर आते रहेगा यहाँ पे। तो पहला वाला में आपको आ जाएगा 1320, नेक्स्ट वाला में आपको आ जाएगा 1820, तीसरा वाला पे आएगा आपको 1200, चौथा वाला पे आएगा 1020 और आखिर पे आएगा हमें 1900। तो ये वो बन गया हमारा टेबल। अब हमारा फॉर्मूला पे एक बार फोकस करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये है हमारा फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए फॉर्मूला में हमें क्या बोल रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है सम, सम का मतलब हो गया प्लस करना। तो ये वाला टेबल को हमें, ये जो कॉलम है इसको हम कर देंगे प्लस। तो कुछ इस तरीका से हमारा टेबल बन जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल।
तो हमें प्लस करना है ये चीज़ को, तो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हमें ये चीज़ को पूरा टोटल करना होगा। फिर सिमिलरली देखिए सिग्मा एफ आई भी हमें चाहिए, ये रहा एफ आई वाला कॉलम, तो यहाँ पे दूंगा मैं सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना, क्वेश्चन पे ऑलरेडी बोला ये 50 है बोल के, तो ये बन जाएगा 50। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू बन जाएगा 7260। तो इसे आपको टोटल प्लस कर देना होगा यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू लाने के लिए। अब हम कर देंगे फॉर्मूला को यूज, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना मिला 7260 डिवाइडेड बाई एफ आई का वैल्यू मिला है यहाँ पे हमें 50। 0 0 हो गया कैंसिल, आप इसको कर दीजिए डिवाइड, तो ये कितना बन जाएगा 1455.20। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और आपको लिखना है रुपीस पे, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालने बोला था, देखिए मीन डेली वेजेस, मीन डेली वेजेस निकालना है हमको। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट में, इट कैरीज 5 मार्क, ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप मार्क लूज करोगे एग्जाम पे। हेंस द मीन डेली वेज of workers is ₹145.20। ये बन गया हमारा आंसर यूजिंग डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ मीन। तो ये हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व।